बंगाल, जहां हमारे स्टूडियो से आफताब जुड़ चुके हैं। आफताब के साथ कुछ गेस्ट भी हैं जो इस आज होने वाले चुनाव में जो हो रहे हैं चुनाव उस पर चर्चा करेंगे। आफताब, ये एक तरह से कहा जाए कि ये बम्पर वोटिंग की ओर है, जहां 68.04% वोटिंग 4 बजे तक का है। तो पिछले अगर पहले चरण का अगर की बात करें तो 84%, दूसरे चरण की बात करें तो 86%, और अब एक तरह से कहा जाए कि बम्पर वोटिंग की ओर बंगाल। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी 1.5 घंटे बाकी हैं, तीसरे चरण के मतदान हो रहे हैं लगभग, और कह सकते हैं कि जिस तरीके से 68% तकरीबन जो है कि मतदान में इजाफा हुआ है, तो अपने आप में लोकतंत्र की जीत कह सकते हैं। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता ने जो जनादेश दे रहे हैं, अब जनादेश किसके पक्ष में जाएगा ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। फिलहाल के वक्त में जो है कि अगर हम देखें तो मतलब एक लोकतंत्र की खूबसूरती है, पश्चिम बंगाल पूरे देश और दुनिया को एक मैसेज दे रहा है। हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं पूर्णिमा चक्रवर्ती जी हैं, भाजपा से हैं, उनका हम स्वागत करते हैं आपका। देवलीना दास घोष जी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ युवा राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़ी हुई हैं। और गीतेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल को अगर राजनीति में समझने की मुकम्मल तरीके से कोशिश इनसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्णिमा चक्रवर्ती जी, बीजेपी की नेत्री हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप बताइए कि लगातार जो है कि वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो रहा है, ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जनता बिल्कुल चाह रही है बंगाल में परिवर्तन, और जो पिछले 40-50 साल से बंगाल की जनता सपना देख रही थी बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की, जो सोनार बांग्ला कभी ना सीपीएम की सरकार नहीं दे पाई, ना कभी आपके ये टीएमसी की सरकार दे पाई, जो कभी सिर्फ उन्नयन के नाम पे बंगाल की जनता के साथ धोखाधड़ी हुआ है, और राजनीति के नाम पर उनके साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार, अत्याचार और शासन दिखाया गया, ये जनता इस बार पूरी परिवर्तन के मूड पे है, और परिवर्तन जनता ही लाएगी, लेकिन बीजेपी के हाथ पकड़ कर लाएगी। लेकिन टीएमसी तो दावा कर रही है कि सरकार मेरी बनने वाली है, बाहरी है भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार नहीं बनेगी, उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। वो गलतफहमी पाल सकते हैं। अब मुख्यमंत्री के चेहरा, जब एक चाय वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हमारे पश्चिम बंगाल का सीएम, चीफ मिनिस्टर एक आम आदमी क्यों नहीं बन सकता है? एक साधारण कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है। ऐसा नहीं है कि सीएम बनने के लिए आपका बैकग्राउंड और आपका हाई प्रोफाइल होना अनिवार्य है। चलिए, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ी है देवलीना दास घोष जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मैम सबसे पहले आप बताइए कि ये जो अभी फिलहाल के वक्त में जो वोटिंग परसेंटेज है, और इसको किस नज़रिए से आप देख रही हैं? इजाफा तकरीबन तेजी से हो रहा है, जिस तरीके से 2 चरणों में हुआ, तीसरे चरण में बहुत ज़्यादा इजाफा है। मेरे हिसाब से मैं पूर्णिमा जी की पहली दफ़ा जो बात है उससे मैं एग्री करती हूँ कि बंगाल को परिवर्तन की ज़रूरत है, लेकिन सेकंड पार्ट से मैं एग्री नहीं करती हूँ कि वो परिवर्तन बीजेपी के हाथों से आने वाला है। क्योंकि अगर आप चुनाव में मतलब अच्छे से डिटेल से देखें तो उनके पास कोई इशू नहीं है। आप ज़रा सोचिए, उनके इश्तिहार में बोला गया कि अगर वो सरकार में आती है तो औरतों का बस का फेयर ज़ीरो हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तो पहला प्रदेश नहीं है जिसमें बीजेपी की सरकार शायद आ सकती है जी। बाकी की भी प्रदेश थे, तो उनमें क्यों नहीं हुआ? उनमें क्यों नहीं हुआ कि महिलाओं का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़ीरो क्यों नहीं हुआ? वहाँ पे जैसे जब हम लोग की सरकार आई मध्य प्रदेश में, राहुल गांधी जी ने कहा कि 48 आवर्स के अंदर हम फार्मर्स की जो ये है ऋण का इंटरेस्ट है वो हम छोड़ देंगे, और उन्होंने वो किया भी। ऐसा नहीं कि नहीं किया, उन्होंने वो 24 आवर्स के अंदर आते ही अनाउंस किया। लेकिन एट द सेम टाइम अचानक से बंगाल की औरतों के ऊपर इतना मेहरबानी क्यों है, और बाकी के प्रदेशों में जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे क्यों नहीं है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे भी झूठ बोल के इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, यहाँ पे भी जो भी बोल रहे झूठ बोल रहे हैं। जैसे अभी सबको पता है कि बीजेपी की जो वरिष्ठ नेता है वो सारे एक के बाद झूठ बोलते हैं। उसकी आंकड़े में मैं आऊँगी।
आंकड़े में आऊंगी। पहले 15 लाख की बात, फिर उन्होंने खुद ही बोला कि नहीं ये तो हमने ऐसे ही कह दिया। अमित शाह जी ने खुद बोला कि ये ऐसे ही कह दिया, ये थोड़ी पॉसिबल है। तब तो आपने चुनावी प्रचार में नहीं बोला अरे हम ऐसे ही बोल रहे 15 लाख देंगे, असल में तो थोड़ी ना देंगे। तो वही एक एक छोटी छोटी बात, जैसे मंदिर मस्जिद वाला इशू, अभी इतने महीनों तक लॉकडाउन था, आप बताएं जरा कि मंदिर मस्जिद में कौन गया और क्या हेल्प हुआ मंदिर मस्जिद का। इतना सारा मंदिर मस्जिद गिरजा जो हमारे यहाँ पे बना हुआ है, पूरे देश में बना हुआ है, कोई जा पाया ना, कोई मदद वहां से मिल पाई इंसान को। मैम आपको क्या लगता है कि जनता पश्चिम बंगाल की इस बार जो है कि आपकी गठबंधन वाम मोर्चा के साथ है, अब्बास सिद्दीकी के साथ है, तो कितना भरोसा करेगी आप लोगों के ऊपर? देखिए, पहली बात तो जनता हमारे ऊपर इसलिए भरोसा कर रही है क्योंकि हमारे जो पहली बात, कांग्रेस ने देश को इतने सालों तक बहुत ही अच्छी तरह से संभाला था, ठीक है। और हमारे जो पार्टनर्स है गठबंधन के, सीपीएम 34 सालों तक बंगाल में उनका शासन था, और आईएसएफ जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट है, इन लोगों का जो सपोर्ट है एक पर्टिकुलर बेल्ट में, या आप देखेंगे कि आईएसएफ ने जितने भी कैंडिडेट्स दिए उसमें 70% हिंदूज हैं। और मैं पहले जो बात कह चुकी हूँ वहीं पे आऊँगी, क्योंकि हम लोग को पार्टी का नाम से या बड़ा नेता के चेहरे से हम लोग चुनाव करने नहीं आए। हमारे पास है बड़ा मुद्दा जो लोगों के पक्ष में है जी। हमारे जो मुद्दे हैं वो लोगों के पक्ष में है। हमारे पास ना ही चीफ मिनिस्टर है, हमारे पास ना ही प्राइम मिनिस्टर है, हमारे पास है लोग। जैसे कि भारत माता की जय बोलते हैं ना आप लोग, हम लोग भी बोलते हैं भारत माता की जय, लेकिन भारत माता क्या है? बहुत सालों पहले नेहरू जी ने समझाया था ये कि भारत माता है क्या। भारत माता क्या देश की मिट्टी है, देश की ज़मीन है, देश की सरहदें है, देश का पेड़ पौधे, क्या है भारत माता? भारत माता है भारत में रहने वाले लोग, उनकी सेवा में अगर आप लग जाओ तो ही आप भारत माता की सेवा में लग सकते हो। तो हम लोग इन लोगों की क्या बोले आपको, लोगों की जीत या लोगों की मुद्दे, लोगों की सहायता करने वाली मुद्दे, जिसमें उनको हम भिक्षा में कोई प्रकल्पों या कोई कुछ। मैडम ने बोला कि सीपीएम और कांग्रेस ने बहुत किया, अगर किया होता तो जनता को परिवर्तन करने के लिए बीजेपी का आसरा नहीं स्वप्न नहीं देखना पड़ता और बीजेपी का हाथ नहीं पकड़ना पड़ता, ठीक है। कांग्रेस के शासन में लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ अत्याचार हुआ है, कोई बरकत नहीं हुआ, देश का विनाश और विकास कहीं नहीं हुआ है, देश का सिर्फ और सिर्फ विनाश हुआ है। आप कैसे कह रही हैं, जो पार्टी माओवादी से अपना हेल्प मांगती है कि मेरे माओवादी भाई लोग हमारे वोट में मदद कीजिए, वो पार्टी बोलती है कि हमारे पास मुद्दा है, हमारे पास मुद्दा है। माओवादी से वोट मांगने वाले बोलते हैं हमारे पास मुद्दा है। बहुत शर्म की बात है कि आप लोग जिस देश में रह रहे हैं उस देश की जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए, 30% की राजनीति करने के लिए आप लोग गठबंधन की सरकार बनाकर एक मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं हमारे पश्चिम बंगाल को, जो कि पश्चिम बंगाल की जनता कभी नहीं ऐसा होने देगी। मैं वेट कर रही थी आप मिनी पाकिस्तान कब बोलेंगे। पश्चिम बंगाल की जनता यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े महापुरुष क्रांतिकारी जन्म लिए हैं इस भूमि पर, और इस भूमि का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतवर्ष में। जवाब दीजिए। देश के प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, सारे लोगों ने लोगों से गुजारिश की है, आम लोगों से, और लाइव 7 भी गुजारिश करता है, आग्रह करता है कि घर से बड़ी संख्या में लोग निकलिए और अपने वोटिंग का इस्तेमाल कीजिए। और ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार इजाफा। सबसे पहले इनका अगर स्टेटमेंट सुना जाए, इन्होंने विकास की बात की, तो विकास की जब बात आती है तो आंकड़ों की बात जरा करते हैं। विकास की बात मैं खत्म कर देती हूँ, मैं यहीं पे मैं पहले खत्म करूँ। आप जब बोल रहे थे मैंने नहीं बोला, आंकड़ों की बात। जब कांग्रेस की सरकार आपकी थी तो भारत आपकी सरकार है ना, अभी आप बोलिए जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस में बोलता। पाकिस्तान की न्यूज दिखाती, हाँ इसके बाद आएंगे आपके पास। पाकिस्तान की न्यूज दिखाती थी जब आपकी सरकार आप थी, है और मोदी सरकार में आज ऐसा हो गया है
आंकड़ों की बात करते हैं, आप बताइए। अच्छा एक एक करके बोलिए, सुनने लोग दर्शक अगर आप जवाब नहीं अरे बहन जी सुन लीजिए, अरे बहन जी सुन लीजिए, पूर्णिमा जी जवाब सुन लीजिए एक बार उनका, फिर जवाब देंगे। आपकी सरकार में पाकिस्तान की न्यूज दिखा कर अभी तो आपकी सरकार है, आप दिखाइए दिल्ली में बैठे हुए किसानों की न्यूज, अभी तो आपकी सरकार है, दिखाइए किसानों की न्यूज। चाइना भी हल्का लगता है, इसका मतलब है कि विकास हुआ है भारत। हवा की बात, हवाबाजी की हवा में आपको लगता है, आंकड़ों की बात करने जब आए तभी चाइना पाकिस्तान देश में लौटे, देश की पश्चिम बंगाल का इलेक्शन में पाकिस्तान की बात क्यों भाई, यहाँ की चर्चा करिए, यहाँ से चर्चा करिए, आंकड़ों पे आइए, आंकड़ों पे आते हैं, कितने लोगों को नौकरी मिली है आप बताइए। वो टीएमसी से पूछिए, टीएमसी की सरकार है, टीएमसी से बात कीजिए। आप की नौकरी राज्य में जाइए, इस राज्य से ज्यादा विकास पूरी इंडिया की बात कर रही हूँ, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार जिस राज्य में है वहाँ पे कितने % लोगों को नौकरी मिली, आपकी सुनती आप बताइए। बीजेपी की सरकार जिन जिन राज्यों में है, राज्य में कितने लोगों की नौकरी, अभी बीजेपी की सरकार है। पूर्णिमा जी बता दीजिए। नहीं आप बता दीजिए ना, बीजेपी की सरकार जब से आई है, इतने आंकड़े आप बीजेपी की सरकार आने के बाद से कितने % लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिली है, बता दीजिए। बिल्कुल मिली है। आप बताइए ना, आपकी सरकार में कितने % को मिली? अभी तो आपकी सरकार नहीं है, अभी तो नरेंद्र मोदी जी जब मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है। आपकी सरकार ने जब इतना ही विकास किया था, इतना ही नहीं, इतने चलिए तो अभी देखा गया कि इनको कुछ नहीं मालूम है, आपकी सरकार एक मिनट दोनों लोग बोलने के लिए, आपकी सरकार कैसे गिर गई जब दोनों सरकारी नौकरियां दे रखी थी, तो आपकी सरकार गायब कहाँ हो गई? कांग्रेस है भी, मुझे तो इनको देख के आश्चर्य हो रहा है कि हम गीतेश जी से एक सवाल ले लें, उसके बाद बात करेंगे। गीतेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति को मुकम्मल तरीके से समझते हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आपने दोनों गेस्ट की बात लगातार सुन रहे होंगे, इसका क्या जी क्या नजरिया है, इसका क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कांग्रेस के बारे में जो कहा जा रहा है कि विकास नहीं किया, ये भाखड़ा नंगल, ये नागार्जुन सागर, ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये इसरो, ये भाभा इंस्टीट्यूट, ये हैवी इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन, ये कारखाने, बेसिक मेडिसिन के कारखाने किसने खोले? मोदी जी ने या जवाहरलाल नेहरू के वक्त में? 17 साल में जो विकास का काम हुआ हिंदुस्तान में, उसके बाद कोई एक विकास का बड़ा काम बताइए तो आप, जो आपने किया हो कहीं भी एक। दूसरी बात ये है, ये दरअसल चुनाव जो है विचारधारा के ऊपर आधारित नहीं है, ये चुनाव आधारित है कि कौन कितना झूठ बोल सकता है। और इसमें अभी तक हमने देखा कि मोदी जी से बड़ा झूठा, आज तक 90 साल की मेरी उम्र होने जा रही है, इतना बड़ा झूठा आदमी मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखा। एक उदाहरण, लेकिन लगातार तो कई राज्यों में इनकी सरकार भी बन रही है। नहीं, एक उदाहरण आपको दे रहा हूं मैं। अभी बांग्लादेश गए थे, ये क्यों गए थे बोलने की आवश्यकता नहीं है। वहां जाके मतुआ के मंदिर में हाथ जोड़ा, फिर कहा वहां एक सभा में कि मैंने और हम लोगों ने मिलकर बांग्लादेश बनाया, मैं जेल गया था, मैंने अनशन किया था। अरे इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता? क्यों अनशन किया था, किसके खिलाफ? अरे वो तो हम, बांग्लादेश तो हम लोगों ने बनाया था, इंदिरा गांधी ने बनाया था, फौज यहाँ कलकत्ते में उसकी हेडक्वार्टर था उसका, ये तो सब हम लोगों ने अपनी आंख से देखा। कितने लोगों को हम लोगों ने, 1 करोड़ लोगों को यहाँ पर शरण दी थी भारतवर्ष में, बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को। तो इस सच्चाई को झुठाने के लिए इस तरह का आंख का देखा हुआ झूठ, इतिहास की बात तो छोड़िए, ये तो हमारे आंख का देखी हुई चीजें जिस पर झूठ बोला जा रहा। एक बात और है, वो ये कि यहाँ एक तरफ है एक औरत ममता बनर्जी, सही है कि गलत मैं नहीं बोलता, लेकिन दूसरी तरफ ये महाभारत में जयद्रथ वाली लड़ाई की याद आती है। दूसरी तरफ 100 लोग कम से कम, बीजेपी का सारा कुनबा ऊपर से लेके नीचे तक बंगाल में बैठा हुआ, और अब तो और आ जाएगा कल से।
क्योंकि बाकी जगह चुनाव खत्म हो पार्टी गए। है, जनता का जनादेश मांग रही है, जबरदस्ती सरकार लेने की कोशिश थोड़ी कर रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो उसके लोकतंत्र में 1 लाख ये सीआरपी के और बीएसएफ के अधिकारियों की आवश्यकता कहाँ लोकतंत्र है? लोकतंत्र अगर होता तो शांतिपूर्ण चुनाव होता। ये 1 लाख क्यों आए बाहर से लोग? ये सीआरपी के बीएसएफ के क्या कर रहे हैं? इनका क्या काम है? आपने देखा होगा पहले मतदान में इन्होंने गड़बड़ की, वहां पर लोगों को बाहर। चर्चा का दौर शुरू है। लगातार जो है कि 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, तीसरे चरण के मतदान का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार परसेंटेज में अगर देखा जाए तो इजाफा हो रहा है। अभी तकरीबन 1 घंटे बाकी हैं मतदान के खत्म होने में, लिहाजा जो है कि कह सकते हैं कि 68% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। हमारे साथ स्टूडियो में कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, बीजेपी से हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे हम पहले ले लें, गीतेश जी हैं, उनसे जान लें पहले कि अभी फिलहाल के वक्त में जो सर राजनीति का जो तरीका देख रहे हैं, परसेंटेज जो बढ़ रहे हैं इतना ज़्यादा, हमें लगता है कि एक अच्छा मैसेज दे रहा है लोकतंत्र में। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि प्रचार अच्छा हुआ है पार्टियों का, जिसकी वजह से परसेंटेज बढ़ा है, और लोगों ने लोभ और लालच भी बहुत दिया है, जिसकी वजह से भी बढ़ा है। जैसे मोदी जी ने कहा कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा वगैरह वगैरह, जो कि उन्होंने अपने किसी प्रदेश में नहीं दिया। बंगाल पर ही उनकी कृपा। ममता बनर्जी ने भी बहुत सारे वादे किए, लेकिन ममता बनर्जी कुछ काम भी तो करके दिखाया, जैसे साइकिल देना, जैसे ये देना, किताबें देना, उनको इजाफा देना, कई तरह का करना। लेकिन उसके अलावा ये विचारधारा की लड़ाई है ही नहीं है। मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा, इसमें विचारधारा कहाँ आती है? तो ये पहली बार चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें विचारधारा गायब है। और विकास की बात जो करते हैं सोनार बंगला बना देंगे, वो तो देखिए मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। भगवान आपको क्या लगता है कि जनता के जो मुद्दे हैं वो लगता नहीं कि कहीं गौण होते नजर आए? इस इलेक्शन में किसी ने जनता के मुद्दे को नहीं भुनाया? एकदम गौण है। जनता के मुद्दे जो मूल मुद्दे हैं ही नहीं। अब बंगाल का विकास कहाँ से हो जाएगा? कौन कर देगा? किस तरह कर देगा? बंगाल में जितना यहाँ का जो काम करने वाले लोग बंगाली थे, वो सारे बंगलोर और नक्सल पीरियड में बम्बई और दिल्ली चले गए। बंगाल में तो वो बच गया जो आदमी काम नहीं करता। आप उसे काम की संस्कृति कहाँ से पैदा कर देंगे? सवाल है कि विचारधारा की लड़ाई ज्यादा जरूरी है या विकास की बात जरूरी है? नहीं, विचारधारा और विकास का आपस में राम लक्ष्मण का संबंध है। वो दोनों को अलग अलग देखा नहीं जाना चाहिए। अगर विचारधारा नहीं होगी तो विकास भी नहीं होगा। विकास क्या होगा? वो थोड़ा बहुत आपको 2000 रुपया महीना मिल गया, उसको 1000 रुपया महीना मिल गया, ये कोई विकास है क्या? ये विकास बताइए कि अब तक तो नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो सोनार बांग्ला बनाएंगे, लेकिन पहले से ममता बनर्जी ने सोनार बांग्ला क्यों नहीं बना पाई? नहीं, तो सोनार बांग्ला तो कोई भी नहीं बना पाएगा, ना मोदी जी बना पाएंगे न ममता बना पाई है। सोनार बांग्ला गया। मोदी जी तो कह रहे हैं कि एक बार मुझे मौका दे दीजिए। मैं 1950 में कलकत्ते आया था, मैंने सोनार बांग्ला को देखा था उस समय। यहाँ पर यहाँ जितनी फैक्ट्री, जितने कारखाने, हावड़ा में जितनी बिल्डिंग्स हैं, उन सब जगह वहाँ छोटे छोटे कारखाने थे। और एक से एक मशीन, चाहे जापान की हो या जर्मनी की हो, वो 3 दिन में उसकी नकल बना देते थे। आज कहाँ गए सारे कारखाने? अच्छा, जो कल कारखाने बंद हुए, सोनार बांग्ला खराब हुआ, किसने खराब किया? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये 50 के बाद की जो राजनीति हुई, 60 के बाद जो ट्राम का आंदोलन, 1 पैसे का आंदोलन, 6 महीने। पार्टी का नाम बताइए, खुले तौर पे बताइए। जिस तरह से आप नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, कम्युनिस्ट ने बर्बाद किया, कौन सी पार्टी ने बर्बाद किया? मुकम्मल तरीके से आप खुलकर बताइए। वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिम्मेवार इसके लिए, जिसने 6 महीने हड़ताल करवाई प्रिंटिंग प्रेस की। यहाँ से प्रिंटिंग हट के चली गई। यहाँ कैलेंडर छप के सारे देश में जाता था, बंद हो गया। गंजी की हड़ताल हुई 6 महीने, गंजी उद्योग खत्म हो गया। कुछ कारखाने हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो चला गया दक्षिण में एकदम। पहले काली घाट की गंजी सारे हिंदुस्तान में मशहूर होती थी। बंगाल केमिकल, कलकत्ता केमिकल। ये पूर्णिमा जी से बात कर ले, बीजेपी से हैं, आप बता दीजिए कि जिस तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं, तो अब बंगाल में विकास थी 1950 में जी, लेकिन उसके बाद से उन्होंने विकास नहीं देखा। तो आप लगातार पूछ रहे हैं कि किसके वजह से ये विकास रुका, वो बता नहीं रहे हैं। उन्होंने तुरंत बोला कि मोदी जी की वजह से ऐसा है, मोदी जी वैसे हैं। मोदी नहीं, उन्होंने तो कहा कि मतलब जी महिलाओं के बारे में नहीं सोचा होता तो 10 करोड़ महिलाओं को जो उज्ज्वला गैस की, जो हमारे देश के, हमारे इनका कहना साफ तौर पे कि अगर प्रधानमंत्री ने पहले भी बहुत सारे दावे किए लेकिन काम नहीं किया, कैसे करेंगे बता दीजिए। सारे दावे किए हैं।
आम आदमी से संबंधित, आम आदमी से जाके आप पूछिए, वो बताएंगे। हम लोग मतलब आपकी सरकार आती है तो सोनार बंगला बनकर तैयार होगा, पहले की तरह बंगाल हो जाएगा। बिल्कुल बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी, और वो पश्चिम बंगाल की जनता को समर्पित किया जाएगा, उनको दिया जाएगा तोहफे में। कांग्रेस पार्टी से हैं देवलीना जी, आप सारे चीजों को आपने सुना, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने साफ तौर पर बताया। पूर्णिमा जी का भी आपने सुन लिया, अब आप बताइए क्या कहेंगे आप। मैं पहले पूछना चाहती हूँ कि ये सोनार बांग्ला का कॉन्सेप्ट आज के डेट में है क्या? जी। मतलब क्या मोदी जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मुद्दे का पूछा, मैंने आंकड़ों का पूछा, पूर्णिमा जी बता नहीं पाई, उन्होंने पाकिस्तान और चाइना में घूमने चली गई। तो मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि सोनार बांग्ला है क्या? रुक जाइए, मेरी बात खत्म हो जाए दीजिए। अगर आप चिल्लाएंगे, सुन लीजिए पूर्णिमा जी, जवाब सुन लीजिए पहले, उसके बाद बताइएगा। मैं सब जीत गई, लेकिन आप आंकड़ों की बात, मुद्दे पे बात मैं करती हूँ। इतने जवाब सुन लीजिए। इतने सालों से बीजेपी की सरकार है, अभी तक इन्होंने बोला है कि उज्ज्वला प्रकल्प बनाया है। मैं सुन लीजिए पूर्णिमा जी, सुन लीजिए, सोनार बांग्ला हुई। एक मिनट, अगर ये बोलने किसी मैम बोल रही, सुन लीजिए, तो फिर हम लोग का रहने का कोई मतलब नहीं, बोलिए, खुद बोले। नहीं, बोलिए। अगर उज्ज्वला प्रकल्पों में आप किसी महिलाओं को घुटने पे ला देते हैं कि हम यहाँ पे आपको दान कर रहे हैं, उज्ज्वला प्रकल्प ना करके आप जरा बताइए कि इतने सालों के विकास में कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटी हुई जहाँ लड़कियां पढ़ सकती है, कहाँ कहाँ ऐसे कर्म संस्थान हुए जहाँ औरतें काम कर सकती है, कहाँ कहाँ ऐसे प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल हुए जो गर्ल्स स्कूल के हिसाब से जाना नहीं, गया। आप मन की बातें नहीं देखती ये देश हैं। का छोड़ आप दीजिए, जो भारत की जनता ने, भारत की अपना जनता, मतदान उनकी मन की देकर बात, प्राइम ये मिनिस्टर हवाबाजी की बात है। सीट आप पे बैठाए, मुद्दे पे उससे जब आप लोग एक प्रधानमंत्री बिल्डिंग मानने नहीं बता से इनकार सकते कि करते हैं, ये तो आप देश के बिल्डिंग विकास स्कूल पे बनाया कैसे है नजर डाल बीजेपी सकते की हैं? सरकार ने, देश ये के यूनिवर्सिटी विकास पे बनाया है आप नजर बीजेपी की डालिए। सरकार ने, पश्चिम ये बंगाल की कंपनी महिलाएं लाया है बीजेपी की जो सरकार दिन ने, पर दिन खाली हवाबाजी की महिलाओं के बातें। साथ और अगर मेरी बात पसंद है तो अपराधी, मैं एंटी नेशनल में अत्याचार पाकिस्तानी। इस प्रकार से सामने आया है, उससे बात कीजिए। बताइए, एक बताइए यूनिवर्सिटी जो अगर मोदी जी ने महिलाओं बनाया का सुरक्षा होता है वो सोनार बंगला बनेगा, महिलाओं को सम्मान मिलता है कोई वो यूनिवर्सिटी सोनार स्कूल बंगला बनाने का बनेगा। प्लान है? अगर बंगाल में हॉस्पिटल्स बनते हैं जगह सुन जगह, लीजिए वो पूर्णिमा जी, सोनार बंगला बनेगा। असुरक्षित महिलाएं ब्रेक लेते हैं। आपको शुक्रिया, और तमाम जो गेस्ट वहां पर पहुंचे और विकास की बात की और इलेक्शन को लेकर जो बात की, उसके लिए तमाम वहां पर जो उपस्थित गेस्ट है उनका शुक्रिया।